नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज मेरे साथ चीराचास बोकारो के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता कुमार राजेश जी मौजूद हैं। कुमार राजेश जी के कई सपने हैं, लेकिन उनके सपने पहले तब टूटे जब जिस पार्टी से ये बहुत तेजी से सक्रिय हुए थे बोकारो में, चंदन क्यारी विधानसभा में जेवीएम, उसका विलय बीजेपी में हो गया। तो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ने का ख्वाब रखने वाले कुमार राजेश जी से आइए बात करते हैं और जानते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में। कुमार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बोकारो के आप मूलतः निवासी है, तो कब से सक्रिय है आप राजनीति में और सामाजिक कार्यों में वहाँ? करीब पिछले विगत 3 वर्षों से मैं सक्रिय हूँ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र विशेषता मेरा चंदन क्यारी विधानसभा है। तो जेवीएम का विलय हो गया भाजपा में, आपने जेवीएम से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन फिलहाल आप किसी पार्टी में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें, तो ये कैसे संभव है? किस पार्टी में आप अपना भविष्य देखते हैं? देखिए, ये सही है कि मैंने अपना राजनीतिक सफ़र का शुरुआत किया था झारखंड विकास मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हैसियत से। उसके पीछे मूल कारण ये था कि मुझे ये लगता था कि भाजपा विरोधी चेहरा बनने की काबिलियत माननीय बाबूलाल मरांडी जी में है, और उस समय झारखंड विकास मोर्चा की जो लाइन थी वो भाजपा विरोध की थी। जब जेवीएम का विलय भाजपा में हो गया तो मैं, क्योंकि एक अदना सा कार्यकर्ता था, तो मैं अपनी विचारधारा को उतनी तेज़ी से परिवर्तित नहीं कर पाया, इसलिए मैं भाजपा में नहीं गया। रही बात भविष्य की, तो भविष्य में तो है कि गंगा में कितना पानी बहेगा ये देखा जाएगा। कौन सी पार्टी और कौन से दल का सदस्य बनेंगे वो बात की बात है, पर एक बार राजनीति में जुड़ने के बाद कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, वो फिर सामाजिक या अपने समाज से कट के नहीं रह सकता है। और मैं अभी फ़िलहाल सामाजिक कार्यों के मार्फत जुड़ा हुआ हूँ आम लोगों से। कौन सा वो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं जिससे आप लोग से जुड़े हुए हैं? जी, कोई भी, अभी तो फिलहाल तो हम लोग का पूरा देश कोरोना को झेल रहा है, तो अभी तो सामाजिक कार्य का मतलब ही है कि कोरोना से संबंधित कोई कार्य किया जाए क्षेत्रों में जाके। और चंदन क्यारी को कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ऐसे हालात भी हैं जहाँ के लोग 2 रुपये का मास्क तक नहीं खरीद पाते हैं। मास्क खरीदने के लिए क्यों नहीं खरीद पाते हैं? क्योंकि मास्क खरीदने के लिए उनको 10 किलोमीटर जाना होगा, 10 किलोमीटर आना होगा, और केंद्र सरकार की कृपा से पेट्रोल का दाम आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है तो वो 2 रुपये की मास्क की कीमत घर पहुंचते पहुंचते 50 रुपये पार हो जाती है। तो मास्क का जहां तक संभव होता है 10,000 के लगभग हमने मास्क का वितरण किया उस क्षेत्र में, अलग अलग गाँवों में, जो खास करके जो सुदूर के गाँव थे उसमें, जहाँ सूखा राशन की ज़रूरत थी वहाँ किया, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे मजदूर बाहर से आए जिनका रोजी रोटी छूट गया, वो लोग काफ़ी संकट में थे, आर्थिक संकट में थे, जिनके घर में रोटी तक मुहाल हो चुका था। तो मैंने प्रयास किया कि उन लोगों को थोड़ी मदद कर सकें, और जितना संभव हुआ उतना मैंने किया। जहाँ तक मुझे मालूम है, चंदन क्यारी जो राज्य का सबसे टफ विधानसभा में से एक है, वहाँ से चुनाव जीतना यानी बहुत चने चबाने के बराबर है वहाँ, और वहाँ अभी अमर बावरी सिटिंग एमएलए हैं। तो आप किन चीज़ों को लेकर, अभी तो काफ़ी समय है विधानसभा चुनाव में, लेकिन किन चीज़ों को लेकर आप चलेंगे ताकि आपका इन सालों में ग्राउंड तैयार हो जाए तो आप वहाँ से चुनाव लड़ सकें? देखिए, सबसे पहला जो चंदन क्यारी एक टफ ग्राउंड है। टफ ग्राउंड होने का कारण उसका पिछड़ापन है। टफ ग्राउंड, मुंबई शायद उतना टफ ग्राउंड नहीं हो जितना कि चंदन क्यारी है, क्योंकि उसको टफ बना के रखा गया है। वहाँ पर ऐसे भी गांव हैं जहाँ की विकास की रोशनी अभी तक पहुँची नहीं है। यदि बंगाल के ईंट भट्टा में लोगों को मजदूरी ना मिले तो शायद सैकड़ों घर ऐसे हैं जहाँ की चूल्हा भी नहीं जले। वहाँ का शिक्षित नौजवान जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। अच्छा खासा BA MA पढ़ा हुआ लड़का लोग राजस्थान या केरल जाके काम करता है। क्या काम करता है? मिट्टी कोड़ने का काम करता है, राजस्थान जाके पत्थर तोड़ने का काम करता है। और यदि रोजगार, मेरा ये मानना है कि जो भी विकास की 3 मूलभूत अवधारणा होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बाकी बिजली, पानी, सड़क है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, पूरे देश में बन रहा है तो सब जगह बनते रहता है। गाँवों में PCC हो रहा है तो सब जगह होते रहता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनते रहती हैं, लूट उसमें होते रहता है, कमीशनखोरी होते रहती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यदि इन 3 चीज़ों पर काम किया जाए तो कोई भी क्षेत्र विकसित हो सकता है। और इन 3 चीज़ों के बिना
कितना भी आप विकास कर लें या कितना भी कुछ कर लें, कोई क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता, वहाँ का जनजीवन का स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। हारू रजवार से लेके अमर बावरी तक, जहाँ तक मैं चंदन क्यारी को जानता हूँ, तो कुमार राजेश जो है वो कहाँ तक फिट अपने को पाते हैं? क्योंकि हारू रजवार का जो राजनीति का सफ़र रहा है, उन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत किया, वो विधायक बने, अमर बावरी फिर अभी वहाँ पर हैं, तो आप उसमें कितना अपने को फिट पाते हैं? देखिए, माननीय स्वर्गीय हारू रजवार जो थे, उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बिहार था उस समय भी वो विधायक रहे और जब झारखंड बना तब भी वो विधायक रहे, और आप को खुद एक महसूस होगा कि ईमानदार जनप्रतिनिधि किस तरह का होता है, और उनसे मिलके आपको वैसा रिफ्लेक्शन मिलता था। तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो जिस स्तर से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरुआत की, मैं उतने निचले स्तर से मैं नहीं आया, क्योंकि आज समाज बहुत बदल चुका है। पहले उनकी लड़ाई थी सामंती प्रवृत्ति के व्यक्तियों से, उससे वो लड़े। आज समाज में उस तरह की प्रवृत्ति उतना ज़्यादा नहीं है। पिछड़े से पिछड़े को भी कोई व्यक्ति अपमानित करने से पहले 10 बार सोचता है। हारू रजवार जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था या संघर्ष यात्रा शुरू की थी, उस समय परिस्थितियां बहुत अलग थी। एक बात। दूसरी बात कि जहां तक माननीय अमर बावरी जी का सवाल है, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा असफल विधायक चंदन क्यारी में आज तक नहीं हुआ, जिसके कारण कि जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं सरकारी, या वहाँ जो इलेक्ट्रो स्टील, एकमात्र चंदन क्यारी विधानसभा में एकमात्र इंडस्ट्री के नाम पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो स्टील वेदांता है और कोई इंडस्ट्री है नहीं। ये लोग उनको बहुत हल्के में लेते हैं, और जिसके कारण उनको अपमानित किया जाता है, और उनके माध्यम से पूरे चंदन क्यारी की जनता को अपमानित किया जाता है। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का यदि अपमान किया जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो उस क्षेत्र की जनता का अपमान है। और सबसे बड़ी बात कि अमर बावरी जी अपमानित होते हैं तो उनके साथ उनकी पार्टी खड़ी हुई नहीं दिखती है कहीं भी, और जिस भी मुद्दे को वो उठाते हैं वो मुद्दे का सत्यानाश हो जाता है। जैसे जब तक वो मंत्री थे 4 विभागों के, तब तक तो उन्होंने कभी भी कोई मुद्दा उठाया नहीं। मंत्री पद जाने के बाद उनको याद आया कि चंदन क्यारी में रूसा के अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज इनकी अकर्मण्यता के कारण किसी और क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब जब इनको उसका संज्ञान इन्होंने लिया कि अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया है, क्षेत्र से इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, तब इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से गवर्नर के पास गए, वहाँ चिट्ठी दिया। इनके कार्यकर्ता जो थे, इनके पर्सनल कार्यकर्ता, उन्होंने मशाल जुलूस निकाला, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कभी धरना दिया। इन्होंने कहा कि भाई जान की बाजी लगा देंगे लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज चंदन क्यारी में ही बनेगा। हुआ अंततः यह कि किसी और भाजपा विधायक के क्षेत्र में वो चला गया अंततः, और आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम कोई भी भाजपा कार्यकर्ता या अमर बावरी के नज़दीकी लोग नहीं लेते हैं। ठीक इसी तरह से वहाँ पावर प्लांट बनने की बात थी। 250 एकड़ में पावर प्लांट बनना था 850 करोड़ का। जिस कंपनी के साथ MOU हुआ था उस कंपनी का पेडअप कैपिटल मात्र 50 लाख था। 50 लाख रुपए में 250 एकड़ जमीन की बाउंड्री भी नहीं की जा सकती। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप रोकेंगे, ये संभव नहीं है। तो इस तरह का MOU हुआ। रेलवे का व्हील फैक्ट्री खुलना था, वो तो खैर पता ही नहीं, क्योंकि रेलवे खुद ही बिकने के कगार पे है और केंद्र सरकार किसी भी दिन हिस्सा करके बेचेगी। फूड पार्क बनने का था, वो नहीं बना। खेल मंत्री थे, खेल के संबंध में किसी भी व्यक्ति का खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के कारण रोजगार नहीं मिला। तो ये सब समस्याएं हैं जिसके कारण, और उनकी असफलता ही काफ़ी है चंदन क्यारी में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से पैर जमाने के लिए। आपने सिटिंग जो MLA उनकी असफलताओं को गिनाया, उनकी कमियों को बताया, लेकिन फिलहाल आप किसी पार्टी में नहीं और आप चुनौती दे रहे हैं एक सिटिंग MLA को जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हमारे देश में एक बड़ा ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है। देश के नागरिक होने की बात नहीं है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे निर्दलीय विधायक या सांसद के जीतने का, तो वो बहुत कम रहा है। लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी निर्दलीय को। हाँ, नहीं, मैं ये मान रहा हूँ, और निर्दलीय के कारण झारखंड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, चुनाव में लड़ूंगा,
जिस जगह मेरी विचारधारा मैच करेगी उस तरफ से, हाँ भाजपा से मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, ये मैं क्लियरली बता देता हूँ। तो आने वाला समय में किस पार्टी में हम आपको देखेंगे? देखिए, अभी स्थानीय स्तर पे हर पार्टी के लोगों से बात होती है, और अभी जैसा आपने शुरू में ही कहा कि अभी 3 साल समय है, तो अभी देखते हैं। राजेश जी, 3 साल से ही पार्टी में आप हैं, आप व्यवसायी भी हैं जी। तो राजनीति की डगर बहुत कठिन है, और इन 3 सालों में आपको बहुत खट्टे अनुभव भी हुए होंगे, और इतना आसान भी नहीं है कि किसी पार्टी में आप ज्वाइन कर लें तो आपको टिकट बहुत आसानी से मिल जाए। नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव लड़ना मेरी प्रायोरिटी है, पार्टी नेक्स्ट। यानी आप निर्दलीय भी जा सकते हैं? हाँ, अगर वैसी स्थिति आई या वैसी परिस्थिति पैदा हुई तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। हिचकूंगा नहीं, चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। आप एक व्यवसायी हैं, और अचानक से ये राजनीति के प्रति ये जोश, ये वजह क्या है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं इस तरीके से कि मैं चुनाव लड़ूं, चंदन कैरीज में काम करूं, बहुत बैकवर्ड इलाका है उसको मैं उठाऊं, डेवलपमेंट के काम करूं, ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा क्या हुआ? देख, इसका थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। व्यवसायी मैं अपने पूरे परिवार में या पिछले जितने भी जनरेशन है उसमें मैं पहला जनरेशन ऐसा हूँ जो व्यवसायी हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एनआईटी हमीरपुर से पास आउट किए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद 3-4 जगह का कॉल लेटर हाथ में होने के बावजूद मैंने व्यवसाय को चुना, तो उसके पीछे मकसद यही था कि कभी ना कभी अपने आप को सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ पाऊँ। नौकरी करके ये संभव नहीं था, और वो भी अगर आप इंजीनियर हैं, कहीं आईटी सेक्टर में है या किसी पब्लिक सेक्टर में है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक आदमी इतना परेशान रहता है आजकल कि समाज और बाकी राजनीति के बारे में सोचना नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, इसीलिए मैंने व्यवसाय को अपना जीवन यापन का माध्यम चुना। तो आने वाले दिनों में ये जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो किस तरीके से आप सक्रिय होंगे वहाँ विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि अगर आपकी सक्रियता नहीं रहेगी तो लोगों के जहन में आपका नाम नहीं आ पाएगा, या लोग आपको चुनाव में वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं, खैर अपना उस तरह का पहचान बनाने के लिए मैं अभी फिलहाल मुहाल नहीं हूँ, क्योंकि उतनी पहचान मेरी है उस क्षेत्र में। हाँ, शुरुआत मैं करूँगा, पहले तो किसानों और बेरोजगारों की समस्या है। बाकी सारे मैं पहले ही बोला कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। शिक्षा के मामले में तो पिछली सरकार ने सारे सरकारी स्कूलों का जो हाल किया है, और आज ऑनलाइन स्टडी का जो ज़माना चल रहा है, अगर आप चले जाएं चंदन कैरी में, मुझे लगता है 4 या 5% बच्चे ऐसे होंगे जो कि मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करने में सक्षम होंगे। वहाँ बंटाधार हो चुका है शिक्षा का। जब शिक्षित नहीं होगा हमारा बच्चा, तो रोजगार के लिए तो वो पहले ही पिछड़ गया। रोजगार के क्षेत्र में आगे जाके वो टक्कर कहाँ लेगा? एक बच्चा बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, और एक चंदन कैरी के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ है, जहाँ की ऑनलाइन पढ़ाई वो पिछले 1.5-2 साल से नहीं कर पा रहा है। क्या वो बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे से टक्कर ले पाएगा भविष्य में? संभव नहीं है। इसलिए मैं प्रयास करूँगा, कुछ जो भी NGO वगैरह चलते हैं, या दिल्ली पब्लिक स्कूल है या और भी जो प्राइवेट स्कूल है, मैं प्रयास करूंगा कि ये लोग कम से कम लो कॉस्ट स्टडी के लिए वहाँ पर अपना आउटलेट शुरू करें। सबका CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत काम होता है। मैं प्रयास करूंगा कि उनसे बात करके अगर हो सके, क्योंकि शिक्षा अगर मिल गया एक पीढ़ी को, तो आगे आने वाली बहुत सी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। दूसरा बात रहा रोजगार का। रोजगार आप दे दीजिए उसको, 5 किलो अनाज और 1 किलो चना जो दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि नौजवान के हाथ में रोजगार रहेगा, वो चना और चावल और यहाँ तक कि महंगा सरसों तेल भी वो खरीद लेगा, पर रोजगार है नहीं वहाँ। आज छोटे छोटे काम के लिए लोग तरस रहे हैं, मनरेगा की स्थिति खराब है। वहाँ जो स्थानीय कंपनी मैंने बताया, जैसा कि एकमात्र इलेक्ट्रो स्टील वेदांता है, उसने एक अलिखित नियम बनाया हुआ कि उसके पेरोल पर चंदन कैरी का कोई व्यक्ति नहीं होगा। जो भी काम करेगा वो ठेकेदार के अंतर्गत काम करेगा, चाहे 6,000 रुपये खटे, चाहे 9,000 रुपये खटे, चाहे 12,000 रुपये खटे। 12,000 रुपये खटने वाला लड़का ऐसा भी है जो इंजीनियरिंग पास है। तो उस स्थिति को सुधारना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, और इसके लिए मैं आज तत्काल इस स्थिति में नहीं हूँ कि यह स्थिति सुधार सकूँ।
यह तभी संभव है जबकि वहाँ का जनप्रतिनिधि या चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने स्तर पे काम करे। भाजपा की सरकार यहाँ थी, भाजपा की ही सरकार गुजरात में है, सूरत का विधायक भी भाजपा का है, चंदन कैरी का विधायक भी भाजपा का है। क्यों पिछड़ापन है वहाँ? क्यों नहीं हम विकास कर पाते हैं? चंदन कैरी के आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, रघुनाथपुर और पुरुलिया, एक तरफ आ जाता है बोकारो, एक तरफ है झरिया, ये चारों विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा पिछड़ापन चंदन कैरी में क्यों है? क्योंकि वहां का जनप्रतिनिधि अकर्मण्य है, उसने कभी मुद्दों को ठोस रूप से हल करने की तरफ प्रयास नहीं किया। नहीं तो 4 विभाग का मंत्री कुछ भी कर सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, मेरा ये मानना है। आपसे एक अंतिम सवाल मैं लूँगा कि आपने देखा होगा कि पार्टी में कई समर्पित कार्यकर्ता और नेता होते हैं, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता, सालों साल चप्पल घिसते रह जाते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उस डिग्री को आपने छोड़ के राजनीति की राह चुनी। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर कभी पैसा भी खर्च होने के बाद अगर आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया, समय देने के बाद भी, तो कितना डिमोटिवेट होंगे आप? नहीं, डिमोटिवेट व्यक्ति तब होता है जबकि उसके सामने एक ही रास्ता है कि यदि मैं राजनीति में सफल नहीं हुआ तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो वैसी स्थिति मेरे साथ तो नहीं है। आप एक सीधा टारगेट लेके आए कि मुझे विधायक बनना है। जी हाँ। लोग आते हैं पार्टी में तो नजर होती है जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर, महासचिव बनने पर, कार्य समिति में जाने पर। आपका सीधा विजन है कि मैं विधायक बनूं? नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि आप नहीं बन पाते हैं तो फिर राजनीति वो झंडा ढोते रहिए, झोला ढोते रहिए, जिलाध्यक्ष बनिए, उपाध्यक्ष बनिए, ठीक है, राजनीति में ये सब भी पद जरूरी हैं, पर मेरी मानसिकता इन सब पदों के लायक नहीं है। मेरा ये मानना है कि सीधे सीधे जनता से जुड़ा हो और जनता के लिए काम हो। यानी कि आप प्रयास करते रहेंगे जब तक कि सफलता आपको मिल नहीं जाए, चाहे वो हार के रूप में भी क्यों ना आती रहे आपके पास? नहीं, हार से मैं विचलित होने वालों में से नहीं हूँ। वो हार के घर बैठना या डर जाना, ये सब मेरे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि जब 4 कंपनियों की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में था, वो छोड़ के मैं उस क्षेत्र में गया जिस क्षेत्र में कि मेरे पूरे 7 पीढ़ी में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये व्यवसाय कर पाएगा। क्योंकि मेरे पिताजी खुद इंजीनियर हैं, वो बोकारो में AGM थे। तो मेरा भाई वो खुद अभी कोरोना में उसके मृत्यु हो गई, वो खुद SBI में रीजनल मैनेजर रहा। तो इस तरह के स्थिति में मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ और हार से डरता नहीं हूँ, इसीलिए मुझ में रिस्क लेने का मादा है। चलिए इंजीनियर राजेश जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपने सपने देखे वो आपको हासिल हो। तो ये थे हमारे साथ। धन्यवाद। एक बात और बोलूँगा जयपुरिया जी, इंजीनियरिंग पास करने के बाद मेरे नाम के साथ पहली बार आपने इंजीनियर लगाया, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेश जी। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।